हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे टेस्ट यूपीएससी का। टेस्ट नंबर 3 है, पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ प्रॉब्लम वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ठीक है, चलिए हम अपने टेस्ट को करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अगर आप लोगों ने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है 2025 यूपीएससी के नाम से। तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ओपन करिएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। हैदराबाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजाम उल मुल्क आसफ जाह मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। हैदराबाद राज्य लगातार मराठों के विरुद्ध संघर्ष में लगा हुआ था। इसे पूछ रहा है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो गलत पूछ रहा है। देखिए, पहला इसमें गलत है, क्योंकि हैदराबाद राज्य का संस्थापक जो था निजाम उल मुल्क आसफ जाह मुगल सम्राट फारूक सियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्यों में एक था। ठीक है। तो देखिए, निजाम उल मुल्क आसफ जाह था और उसे पहले अवध के गवर्नर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसके बाद दक्कन पर भार सौंपा गया था। जब आसफ जाह मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार का एक महत्वपूर्ण औरंगजेब का नहीं था, बल्कि फारूक सियर के दरबार का था। तो गलत हो गया। और हैदराबाद राज्य लगातार मराठों के विरुद्ध संघर्ष में लगा रहा, तो ये सही है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? मनसबदारी, इक्ता, जब्त या जमींदारी। तो शुरू किया गया था जब्त प्रणाली। तो जब्त प्रणाली है अकबर के शासन काल के दौरान उनके राजमंत्री टोडर मल का तो नाम जानते होंगे, जो 1570 से 80 तक था। एक व्यापक सर्वेक्षण किया और उसने ही फसल की पैदावार, कीमतों और खेतों के क्षेत्रों का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया। और ठीक है, तो ये उसी की है। तो तीसरा है, भारत में मध्यकाल में गोंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वे झूम खेती करते थे। जनजाति कई छोटे कुलों में विभाजित थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था और गोंड साम्राज्य का उल्लेख अकबरनामा ने किया था। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या सभी तीनों, या कोई नहीं? तो देखिए, इसमें सभी के सभी कथन बिल्कुल सही हैं। गोंड जो है वह गोंडवाना या गोंडों द्वारा बसा हुआ देश है, नामक एक विशाल वन क्षेत्र है जो असल क्षुम कृषि ये लोग करते हैं। और ठीक है, ये जो है बड़ी गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। ये सब चीजें जो भी कही गई हैं, गोंड का साम्राज्य का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है, तो सबके सब सही है। चौथा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में व्यक्ति शब्द का तात्पर्य निम्न में से क्या है? कुषाण काल की सिक्का प्रणाली, कर जो नकद में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में दिया जाता था, या ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या भू राजस्व का रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा कर जो नगद रूप में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, उसको क्या कहते थे? वेट्टी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मूल रूप से बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राजा अमोघवर्ष फर्स्ट ने क्षत्रिय के रूप में आध्यात्मिक पुनर्जन्म के लिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया। राष्ट्रकूटों ने भारतीय महाद्वीप के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। कितने कथन इसमें सही? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या कोई नहीं? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा केवल दो। पहला सही है, वे मूल रूप से बादामी चालुक्य के सामंत थे। और दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो थे राजा दंती दुर्ग ने कहा था, राजा दंती दुर्ग ने, ना कि अमोघ वर्ष ने क्षत्रिय के रूप में आध्यात्मिक पुनर्जन्म के उद्देश्य से ब्राह्मणों द्वारा संचालित हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान का आयोजन किया था। तो कौन थे वो? वह थे दंती दुर्ग, ना कि क्षत्रिय। चलिए, क्वेश्चन को हम पूरा स्टार्ट से 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 50 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मुफ्तियों को सौंपे गए कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उन्हें सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना था। उन्हें अपने एकता में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी थी। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए, इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 7, मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन के संदर्भ में जब्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा खेती की निरंतरता और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर तय किया गया था। यह प्रणाली जो थी राजा बीरबल की देखरेख में विकसित की गई थी। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें देखिए, पहला तो सही है, क्योंकि जब्त प्रणाली का उद्देश्य राजस्व प्रशासन के लिए अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ तरीका बनाना था। और ये प्रणाली राजा बीरबल की देख में शुरू की गई। इसके पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था ना, ये टोडरमल ने शुरू की थी।
टोडरमल, न कि बीरबल ने। तो टोडरमल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका गलत। तो ऑप्शन ओनली वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, 8वां। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और उत्तराधिकार प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुगल साम्राज्य में सत्ता के सुचारू और संघर्ष मुक्त संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन किया जाता था। मनसबदारी प्रथा में मनसबदार का पद नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था। मनसबदारों को अपनी जागीरों में निवास करने और उनका प्रशासन करने का आदेश दिया गया था। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 2 3 1 3 या 2? तो क्या सही है 8वां का? देखिए इसमें केवल दूसरा सही है। मनसबदारी प्रथा में मनसबदारों का पद जो नाम संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था। पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि बड़ा पुत्र शासन संभालेगा पिता की मृत्यु के बाद, ऐसा नहीं होता था। इसमें तो भाई आपस में ही लड़ मरते थे, आपको पता ही होगा, ऐसा नहीं था। तीसरा है मनसबदारों को अपनी जागीरदारी में निवास और उनकी प्रशासन करने की आदेश दिया गया था। तो देखिए मनसबदारी प्रणाली मनसबदारी वह तो सही है दूसरा। तीसरे पे हम आते हैं, तो इसमें जो है अधिकांश मनसबदार अपनी जागीरों में निवास नहीं करते थे या उन पर प्रशासन नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अपनी जागीरदारों में प्रशासन निवास करते हैं, बहुत सारे नहीं करते थे। तो ऑप्शन केवल बी इज राइट आंसर। 9वां है, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जमा का तात्पर्य भूमि राजस्व की निर्धारित राशि था। भूमि राजस्व केवल नकद में एकत्रित किया जाता था। आमिर गुजार भूमि राजस्व संग्रह करता था। आईने अकबरी में इस अवधि के दौरान उत्तरी भारत में तंबाकू को एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कौन सा कथन इसमें गलत पूछ रहा है? केवल 1 2 2 3 2 4 1 2 3। ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 2 4 2 3 2 4 या 1 2 3। देखिए 9वें पे देख लेते हैं। जमा का तात्पर्य भूमि राजस्व की निर्धारित राशि था। तो इसमें गलत पूछ रहा है, ये तो सही है, ये तो होगा नहीं। और ये है भूमि राजस्व केवल नगद में एकत्र किया जाता था, तो ये गलत है। देखिए अकबर ने आदेश दिया था कि अमिल गुजार जो किसानों से नगद भुगतान करवाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन वस्तु के रूप में भुगतान का विकल्प भी खुला रहना चाहिए। केवल नगद नहीं बल्कि वस्तु का भी रहना चाहिए। और अमिल गुजार भूमि राजस्व संग्रह करता था, तो ये जो है सही है। और आईने अकबरी में इस विधि के दौरान उत्तर भारत में तंबाकू के महत्वपूर्ण फसल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, तो ये जो है गलत है। तंबाकू का पौधा जो सबसे पहले दक्कन में आया था 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में भारत में फैल गया। आईने अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। और अकबर और उनके सरदारों को पहली बार 1604 में तंबाकू मिला था। तो 1605 में तो राम राम हो गए थे ये अकबर, तो ये हो जाएगा गलत। तो दूसरा और चौथा गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गजपति, नरपति, अश्वपति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहलवानों को दी जाने वाली उपाधियों से उनकी ताकत को दर्शाती है। जासूसी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार शाही अधिकारी, या सम्राटों को उनकी सैन्य क्षमताओं के आधार पर दी जाने वाली उपाधियां, घोड़ों और हाथियों के व्यापार का प्रबंध करने वाले बंदरगाहों के प्रकार। तो यह जाएंगे सी, सम्राटों को उनकी सैन्य क्षमताओं के आधार पर दी जाने वाली उपाधियां से था। गजपति, नरपति और अश्वपति शब्द निम्नलिखित में से थे सम्राटों को उनकी सैन्य क्षमताओं के आधार पर दी जाने वाली दिया। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये अराविदु वंश के थे। उनके शासनकाल के दौरान इतावली यात्री निकोली कोंटी ने भारत का दौरा किया था। उन्होंने नगलपुरम नामक एक उपनगरीय शहर की स्थापना की थी। उन्होंने तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्य की रचना की थी। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी चारों? कोई नहीं। वो हो जाएंगे केवल 2 सही है। पहला जो है गलत है। वे जो है कृष्णदेवराय के बारे में है ना, तो कृष्णदेवराय तुलु वंश संबंधित है, ना कि अरविंदु वंश से। तुलु वंश से कृष्णदेवराय संबंधित है। उनके शासनकाल के दौरान इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने भारत का दौरा किया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि निकोली कोंटी जो है 1420 में रूसी व्यापारी निकितियन देवराय जो देवराय प्रथम के टाइम में आया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो है तीसरा जो है सही है। नागलपुरम नामक एक उपनगरीय शहर की स्थापना की थी और उन्होंने तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्य की रचना की थी। ये दोनों कथन सही है, 2 सही है दोनों। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अरबी व्यापारियों ने पूरी तरह से अरब और मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया था। शासक देवताओं के साथ अपने गहन संबंधों को दर्शाने के लिए हिंदू सूरत राड़ा की उपाधि धारण करते थे। कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसका आंसर बी हो जाएगा।
पहला गलत हो जाएगा क्योंकि अरब व्यापारी ने पूरी तरह से अरब और मध्य एशिया में घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया था। देखिए, अरब व्यापारी ने अरब में घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया था, लेकिन कुदरई, चेती और घोड़ों के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध व्यापारियों के स्थानीय समुदाय भी इन विनिमयों में भाग लेते थे, ना कि केवल अरब व्यापारी। मतलब जो स्थानीय निवासी थे ना, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए केवल शासक देवताओं के साथ अपने गहन संबंधों को दर्शाने के लिए हिंदू सूरत राणा की उपाधि धारण करते थे। ये भी सही है, ये सही है। 13वां है, चोल शिलालेखों में निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूमि का प्रकार है विवरण है, ठीक है। इसमें है वेलन वगई, जैन संस्थाओं को मालिकों को दान की गई भूमि। ब्रह्मदेव है, ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। साला भोग है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। और पल्ली चंदम है, गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। कौन सा युग्म इसमें गलत पूछ रहा है? देखिए, जो इसमें गलत है, वेलन वगई जो था, ये गैर ब्राह्मण के लिए था, मतलब गैर ब्राह्मणों के लिए जो था, ये था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों के स्वामित्व वाली भूमि को संदर्भित करता है, ठीक है। ये गैर ब्राह्मणों के लिए था, मतलब ये था डी वाला। और ये जो है दूसरा जो है ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उनकी धार्मिक, ये दूसरा है, ब्रह्मदेव जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। और साला भोग जो था, साला भोग भी सही है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि है। और पंचीदलम क्या है? ये जैन संस्थाओं के दान के लिए है। तो इसको आप पहले में देख लीजिए, पहले में चला जाए तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तीसरा सही है, मतलब इसमें 2 गलत है, 2 सही है, तो 2 गलत लगाइए। मराठों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुनबियों ने मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान किया। उन्होंने मुगलों में मालवा और गुजरात छीन लिया, और बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक ने मराठा संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। कितने कथन सही? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों में कोई नहीं। तो इसमें जो है सही है, तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। 15वां है, मध्यकालीन भारत में चेरों के साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उदय वर्तमान उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। यह पूरी तरह से राजा मान सिंह के अधीन था। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो 15वां का देखिए दोनों ही गलत है, क्योंकि ये जो मध्यकालीन में चेरों के साम्राज्य के, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान बिहार और झारखंड कई क्षेत्रों में 12वीं शताब्दी तक चेरों की प्रमुखता उदय हुई थी। उड़ीसा नहीं, बल्कि कहाँ पर? बिहार और झारखंड में था। और ठीक है, और ये पूरी तरह से राजा मान सिंह के अधीन थी। ये राजा देखिए, और अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। उनसे भारी मात्रा में लूटपाट की, लेकिन वे पूरी तरह से पराजित नहीं हुए। और औरंगजेब के अधीन मुगल सेना ने कई बार चेरों पर जो किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जनजाति को उनके अधीनता का स्वीकार कर लिया। और मुंडा, संथाल, अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों में से जो इस क्षेत्र में उड़ीसा बंगाल में रहते थे, उन लोगों ने अधीनता स्वीकार की। तो ये जो है ये अधीन था, नहीं, पूरी तरह से नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, गलत है। निम्नलिखित में से कौन मिसलों का उचित रूप से वर्णन करता है? सिख संघ के संप्रभु राज, खालसा शासन के दौरान भूमि राजस्व का प्रकार, मुगलों की भूमि राजस्व मॉडल, या गुरिल्ला युद्ध में शामिल मराठा योद्धा। पूछ रहा है क्या? कौन सा मिसलों का उचित रूप से वर्णन? देखिए, मिसलों का मतलब है सिख संघ के संप्रभु राज्य। मिसले सिख संघ के संप्रभु राज्य थे, जिनका उदय 18वीं सदी में उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। 17 है, मुगल काल के दौरान राजपूतों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने आगरा की सूबेदारी को संभाला। आमेर के सवाई राजा जय सिंह गुजरात के सूबेदार थे। मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 3, 2 3, 3 1 2 3। केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि इनमें प्रभावशाली राजपूत परिवार ने गुजरात, मालवा के समृद्ध प्रांतों की सूबेदारी का दावा किया था। और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने गुजरात की सूबेदारी संभाली, और अंबर के राजा अजय सिंह ने मालवा की। ठीक है, इन्होंने गुजरात की और ये मालवा की संभाले थे, तो ये उठपटांग दे दिया है, तो केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट है 18, चोल राजाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयालय ने तंजावुर शहर का निर्माण किया। राजराज ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया। मोवेंद्र लवेलेन कुछ धनी भूस्वामियों को दी जाने वाली उपाधि थी। कौन सा गलत है?
2-3 या 2-1-3 या 1-2-3। ये हो जाएगा केवल और केवल जो है दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि इसमें जो है विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। इनका और पुरेसी पर देश पर आक्रमण किया था। देखिए मतलब विजयालय ने जो है पड़ोसी देशों पर विजय प्राप्त किया और उसका राज्य क्षेत्रफल शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया और दक्षिण उत्तर पांड्य और पल्लव के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। राजा के बेटे राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और यहाँ तक कि गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया। तो राजराज के बेटे राजेंद्र प्रथम ने किया था, ना कि राज ने। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन दूसरा गलत है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में भी कथन पर विचार कीजिए। प्रारंभिक दिल्ली सुल्तान अपने विशेष सैन्य गुलामों को सूबेदार नियुक्त करने के पक्षकर थे। खिलजी और तुगलक जो थे शासकों ने सेना नायकों को विभिन्न क्षेत्रों को का सूबेदार नियुक्त किया। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर देखिए, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के संबंध में उनके कथन पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन स्थानीय सामंतों के कर लगाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। फिरोज शाह तुगलक ने नियमित कर के रूप में जकात वसूल की। खराज मवेशी पर लगाए जाने वाला कर था। उपरोक्त में से कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो या सभी तीनों, कोई नहीं। इसमें जो है केवल दो कथन सही है। पहला सही है, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन स्थानीय सामंतों के कर लगाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और दूसरा भी सही है, फिरोज शाह तुगलक ने नियमित कर के रूप में जकात वसूला। और खराज मवेशियों पर लगाया जाने वाला, देखिए खराज जो है मवेशियों पर नहीं लगाया जाता था, बल्कि किस पर लगाया जाता था? देखिए कृषि पर लगाया जाता था खराज कर, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का कोई आक्रमण नहीं हुआ था। सूर्यवंश ने एक ऐसा प्रशासन प्रस्तुत किया जिसमें उसके प्रशासन से तत्व उधार लिए गए थे। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है पहला जो है वो गलत है, क्योंकि उसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी पूछ रहा है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के हमले अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल के दौरान मोहम्मद तुगलक के शासन के शुरुआती वर्षों में बढ़ गए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था आक्रमण। मंगोलों के शासनकाल दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का कोई आक्रमण नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और सूर्यवंश ने ऐसा प्रशासन प्रस्तुत की, ये सही है, ये गलत है पहला। मध्यकालीन समय में बंगाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बंगाल के सुल्तानों ने 14वीं-16वीं शताब्दी के बीच दिल्ली पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। अकबर ने 1586 में बंगाल पर विजय प्राप्त की। तीसरा है, बंगाली संस्कृत से ली गई है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, ये सभी तीनों, कोई नहीं। तो सभी तीनों बिल्कुल सही है। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जो है मालफूजात, मकतूबात, तजकीरा शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्द निम्नलिखित में किस संबंधित हैं? परिवर्तित मुसलमान, इस्लामी प्रार्थनाएं, भूमि अनुदान, सूफी ग्रंथ। तो यह संबंधित है सूफी ग्रंथों से। निम्नलिखित में से कौन से शहर मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांतीय केंद्र थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी। कौन सा था? तो सभी के सभी थे। सभी के सभी प्रांतीय केंद्र थे। और है जनजाति है, प्रभाव क्षेत्र है। इसको बताना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो देखिए इसमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, सभी है। गख्खर पंजाब से है, अहोम उत्तर पूर्वी असम में है, अरगुन सिंध में है। तो सभी के सभी सुमेलित हैं। और गलत पूछ रहा है तो गलत कोई नहीं है, सभी सुमेलित हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कालीबंगन में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। बैल इस सभ्यता के लोगों को ज्ञात था। फसल उगाने के लिए सिंचाई का उपयोग किया जाता था। उपरोक्त में से कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। इसमें जो है तीनों के तीनों जो है सही है। 27 है, 27। नंद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र की नींव महापद्मनंद द्वारा रखी गई थी। और हाथी गुम्फा शिलालेख राजा नंद द्वारा निर्मित एक जल सेतु को संदर्भित करता है। नंदों के शासन के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कौन सा गलत है? केवल एक, दो, तीन या एक, तीन या कोई भी नहीं। तो ये जो है पहला गलत है। देखिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ने महापद्मनंद द्वारा, देखिए अजातशत्रु का तत्काल उत्तराधिकारी उदयन था। उसने पाटलिपुत्र में नई राजधानी नींव रखी जो दो नदियों
उदयन ने रखा ना था, ना कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में महापद्म ने उदयन ने रखा था, तो ये गलत हो गया। और गलत ही पूछा है, बाकी दोनों सही है। हाथी गुम्फा शिलालेख राजा नंद द्वारा निर्मित एक जल सेतु को संदर्भित करता है और नंद के शासन के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल। संगम युग के सामाजिक संगठनों के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। शब्दावली है बिल्लालर, अर्थ है ग्राम प्रधान, मुजावर है, साधारण हलवा है, या अजमई है दास। कौन सा युग में गलत सुमेलित है, ये पूछ रहा है। 28 का देखिए, एक गलत है और वो भी पहला। बिल्लालर जो होता है वो क्या होता है, समृद्ध किसान होता है। कौन होता है, यह होता है समृद्ध समृद्ध किसान। और दूसरा हो जाए, और जो है बाकी सब सही है। और ठीक है, महाजनपद काल के दौरान कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काल कृषि प्रयोजनों के लिए लोहे के हल के बढ़ते उपयोग का गवाह है। लोगों ने बीज बिखेरने के बजाय धान की रोपाई शुरू की, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान राज्य द्वारा कृषि उपज पर रोक पर कर नहीं लगाया गया। तो पूछ रहा है इसमें से कितने कथन सही हैं। इसमें पहला सही है, यह काल कृषि प्रयोजनों के लिए लोहे के हल के बढ़ते उपयोग का गवाह है। और ये जो है, लोगों ने बीज बिखेरने के बजाय धान की रोपाई शुरू की, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये दूसरा सही है। तीसरा गलत है, इस अवधि के दौरान कृषि उपज पर कर नहीं लगाया जाता, जी लगाया जाता था। और कितना लगाया जाता था, 1/6 भाग लगाया जाता था उत्पादन का। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा कथन सही है, तो 2 सही है, 1 गलत है। 30 नंबर का क्वेश्चन 30, यह है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शासकों पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, इन्हें कालान क्रम में लगाना है। अजातशत्रु, महापद्मनाभ, बिंबिसार या उदयन। ये तो आपको आता होगा भाई, बच्चे बच्चे को आता होगा। देखिए, अजातशत्रु का कार्यकाल कब था, 492 में ईसा पूर्व बीसी में, 492 में अजातशत्रु का था। और महापद्मनंद का कब था, तो महापद्मनंद का जो था ये था 345 ईसा पूर्व। 345 महापद्मनंद का था, 345 ईसा पूर्व बीसी में। और बिंबिसार का कब था, बिंबिसार का था 558 में, 558 ईसा पूर्व। ठीक है। और ये जो था उदयन, उदयन का कब था, अजातशत्रु का लिखा, अजातशत्रु का जो है 492 में, और ये महापद्मनंद का 345, और उदयन का जो था 460 में, उदयन का 460 बीसी में। तो लगा लीजिए, इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां कर ही देंगे आई थिंक। तो देखिए, बिंबिसार का जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, पहले वहां से घटते हुए आएंगे, बीसी की बात है भाई। तो 558 है, तो 558 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 451, मतलब बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर हो जाएगा उदयन, महापद्मनंद। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, वज्जी महाजनपद के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शासन एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा होता था, जिसे गढ़ के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी वैशाली थी। कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। वज्जी के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा अक्सर अधिकारियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर नियुक्त करते थे। अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया था। रामपुरवा बुल कैपिटल एक उत्तम मौर्यकालीन मूर्तिकला है, जिसे वर्तमान उत्तर प्रदेश में खोजा गया। कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल एक दो, दो तीन, या एक दो तीन। यह हो जाएगा 1, 2 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत है क्योंकि मूल रूप से बिहार पश्चिम चंपारण जिले के रामपुर में पाया गया है। उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में है, खोजा गया है, ना कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 33, कथन है, अशोक के धम्म में मुख्य रूप से बुद्ध रूप में भगवान की पूजा का विचार फैलाया गया। अशोक के शासनकाल में दौरान समाज धार्मिक संघर्षों, पशु बलि जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों से गुजर रहा था। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, और व्याख्या कथन 2 कथन 1 का कर रहा है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। देखिए, ये पहला कथन गलत है।
इस इसमें नहीं कहा गया था कि भगवान बुद्ध को जो है ये धम्म में ये नहीं कहा गया था, देवता की पूजा शामिल नहीं थी, ठीक है? तो ये गलत हो गया, दूसरा सही है कि हाँ, पशु बलि वगैरह बढ़ गया था। और 34 है, पल्लवों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऐहोल शिलालेख उनसे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है। रविकीर्ति पल्लवों के दरबारी कवि थे। उनका राज्य रायचूर से लेकर उनकी राजधानी कांचीपुरम तक फैला हुआ था। कौन सा इसमें उत्तर सही है? कोट का चुनाव करिए। देखिए, कोई भी सही नहीं है, सब गलत है इसमें। देखिए, पुलकेश ये जो है ऐहोल शिलालेख से जुड़े पल्लवों के संबंध में, देखिए पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल शिलालेख ना, जो चालुक्य शिलालेखों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यह चालुक्य सेना की पल्लवों से, तो यह हो गया गलत। और दूसरा गलत है क्योंकि ये रवि कीर्ति पल्लव ने दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने एक प्रसिद्ध रचना की थी। तो चालुक्य के थे, ये भी पल्लव के नहीं थे। ये भी चालुक्य का है, ये भी चालुक्य का है, दोनों। और राज्य का रायचूर से लेकर उनकी राजधानी कांचीपुरम तक फैला था। तो ये जो भी ये पल्लव साम्राज्य की राजधानी जो है राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, ना कि रायचूर कांचीपुरम तक। तो कहाँ तक फैला हुआ था? कांचीपुरम तक। तो तीनों के तीनों गलत है, ठीक है? रायचूर में नहीं फैला था भैया, केवल कांचीपुरम तक के आसपास के क्षेत्र में कावेरी डेल्टा तक था। यह है गुप्त काल के संदर्भ में प्रथम कूलिक शब्द का क्या तात्पर्य? शाही खजाने का प्रमुख, शिल्पकार समुदाय का प्रमुख, या मुख्य न्यायिक अधिकारी या कमांडर इन चीफ? तो वह था शिल्पकार समुदाय का प्रमुख। 36 है, सातवाहन वंश के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। वे 100 वर्षों के अंतराल के बाद जो है अंतराल के बाद दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के अधिकारी बने। इस राजवंश के शासकों की पहचान मातृनामों के माध्यम से की जाती थी। इस राजवंश के शासकों ने इंडो यूनानियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, 2, 2, 3, या 3, या केवल 2? गलत पूछ रहा है, तो केवल तीसरा गलत है इसमें। तीसरा गलत है क्योंकि ये जो है इस राजवंश के सातवाहन, क्या बोल रहा है, इस राजवंश ने इंडो यूनानियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस सातवाहन वंश के संदर्भ में सातवाहनों ने सजाति विवाह का अभ्यास किया, जो कि दक्षिण भारत के कई समुदायों में प्रचलित है। मतलब इसमें रिश्तेदारों जैसे चचेरे भाई बहन के बीच इस तरह के विवाह के घनिष्ठ समुदाय के निर्माण को सुनिश्चित किया। इन्होंने इंडो यूनियनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। महागरा, ब्रह्मगिरी, दाओजली हैंडिंग, अदिलनचरु, इनमें से कितने महापाषाण स्थल हैं? केवल 2, केवल 3, तभी 4, कोई नहीं। तो देखिए, इसमें 2 जो है महापाषाण स्थल है। पहला नहीं है, ये नहीं है। दूसरा जो है ये है ब्रह्मगिरी है, और ये है अदिलनचरु। तो ये है, तो ऑप्शन ये 2 सही है, बाकी नहीं है। यह है पुरास्थल राज्य विवरण। भीमबेटका मध्य प्रदेश प्राकृतिक गुफा एवं शैलग्रस्त स्थलाश्रय है। दूसरा है बुर्जहोम लद्दाख में है। क्या शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का निर्मित डिजाइन है? पटने बिहार में है, जो गर्तावास, और पय्यमपल्ली तमिलनाडु नवपाषाण स्थल। कितने कथन सही है इसमें से? केवल 2 युग, केवल 1, 2, या 3, या कोई नहीं, या सभी चारों जी? कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए केवल 2 सुमेलित है। एक तो पहला भीमबेटका मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गुफा एवं शैलाश्रय है। बुर्ज होम जो है लद्दाख में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में है। और ये शुतुरमुर्ग, भैया ये कहाँ शुतुरमुर्ग आ गया? देखिए, बुर्ज होम में लोगों ने जमीन खोदकर गड्ढानुमा घर बनाए, जिनमें जाने के लिए सीढ़ियां थी, और इस शायद ठंड के मौसम के आश्रय देने के लिए था। तो ये तो है नहीं। चूल्हे वगैरह के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर खाना बनाने के लिए। पटने बिहार गर्तावास, तो देखिए भारत में पूर्व पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग पाए गए महाराष्ट्र के पटने। तो यहाँ पर जो ये गर्तावास के लिए है, और बिहार वाला है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर निर्मित डिजाइन के लिए, पटने। और पय्यमपल्ली तमिलनाडु का नौपाषाण स्थल है, तो ये सही है। तो ये दोनों सही है, बाकी दोनों अपोजिट है भैया, दूसरा तीसरा। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? खेतों की जुताई के लिए लोहे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, और फसल काटने के लिए दरांती का उपयोग किया जाता था। सिंधु लोग गेहूं, चावल जो दोनों को की फसल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों पर नहरों के निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि नहरों में व्यापक सिंचाई की जाती थी। कौन सा कोट है? सही उत्तर का चुनाव करिए। 1, 2, 1, 2, या 2, 3, या 1, 2, 3।
तो 39 का हो जाएगा, केवल दूसरा इसमें सही है। सिंधु लोग जो है गेहूँ और चावल दोनों की फसल करते थे। पहला गलत है, क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। उस समय मतलब लोहे से लोग परिचित नहीं थे, तो ये हो जाएगा गलत। और तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता सभी स्थलों पर नहरों के निशान मिले हैं, बताते हैं जी नहीं, सब जगह थोड़ी ना मिले थे। तो केवल कुछ ही स्थानों पर मिले थे, तो सब जगह नहीं मिले थे, तो ये गलत हो जाएगा अभी। और गुप्त राजवंश के संदर्भ में उनके कथन पर विचार कीजिए। विक्रम संवत को पारंपरिक रूप से गुप्त शासक चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से जोड़ा जाता है, और चंद्रगुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें केवल दूसरा सही है। देखिए विक्रम संवत जो है पारंपरिक रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सड़कों पर विजय प्राप्त की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने। तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके शासन काल के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला प्रयाग स्तंभ शिलालेख हरिशेर द्वारा रचित था। उन्होंने दक्षिण भारतीय शासकों के विरुद्ध प्रसिद्ध दक्षिणापथ अभियान चलाया। कालिदास को उनका संरक्षण प्राप्त था। कौन सा कथन सही है इसमें पूछ रहा है। देखिए पहला दूसरा तो सही है, लेकिन कालिदास को उन्होंने संरक्षण दिया था, ये गलत है। क्योंकि कई कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक तो था ही, लेकिन हरिशेर थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे ये, लेकिन ना कि समुद्रगुप्त। ये है किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। तो हो जाएगा 1 2 सही। शुद्ध शब्द है और विवरण है प्राचीन इतिहास में। और मतलब होता है दक्षिण भारत में ब्राह्मण भूस्वामियों की ग्राम सभा सभा है उन क्षेत्रों की ग्राम सभा जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे। नगरम है व्यापारियों की सभा। कौन सा मतलब कितने युग में सुमेलित है बताना। इसमें केवल एक युग में सुमेलित है, पहला गलत है। और जो होता है, ये जो होता है और का मतलब होता है एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे, तो ये इसका हो जाएगा। और सभा जो हो जाएगा सभा जो हो जाएगा, सभा ये था दक्षिण भारत में ब्राह्मण भूस्वामियों की ग्राम सभा, तो अपोजिट मिलान है इनका। तीसरा नगरम व्यापारियों की सभा थी, ये सही है। और 43 की तरफ हम बढ़ेंगे। यह खम्स है एक देखिए विभिन्न इस्लामी करों के संदर्भ में पूछा गया है। खम्स मतलब एक अनिवार्य दान या परोपकार था। जकात वह कर जो कुछ प्रकार की संपत्ति का 5वां हिस्सा होता था। जजिया ऐतिहासिक रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर। कितने युग में सही सुमेलित नहीं है बताना है। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। सुमेलित नहीं बताना है। देखिए पहला खम्स जो है सुमेलित नहीं है। खम्स जो होता था वो क्या होता था? खम्स एक प्रकार का कर था जो युद्ध में लूट से प्राप्त होता था। ठीक है, रूप से प्राप्त संपत्ति पर अन्य प्रकार की अतिरिक्त संपत्ति सहित कुछ प्रकार के धन का 5वां हिस्सा ये होता था। ठीक है, इसलिए नहीं है। और जकात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है तथा एक अनिवार्य दान या परोपकार जो है परोपकार था। इसके लिए मुसलमानों ने अपनी संपत्ति का बजट का हिस्सा लगभग 2.5% वार्षिक रूप से जरूरतमंदों को देना होता था। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देखिए इसमें ये दोनों तो सुमेलित नहीं है, इसको बोल सकते हैं ये दोनों अपोजिट। और ये जजिया जो होता था ऐतिहासिक रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला था, ये सही सुमेलित है, मतलब ये दोनों अपोजिट है भैया, तो ऑप्शन ये 2 गलत है। मौर्य सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व इतिहास में एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने युद्ध में जीतने के बाद विजय त्याग दिया। उनके अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि उनके शिलालेखों में प्रयुक्त मुख्य लिपि थी। कितने कथन गलत है बताना। केवल एक, केवल दो, ये सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसमें केवल एक गलत है, पहला सही है। उन्होंने जो एकमात्र सम्राट थे जो युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिए थे। उनके अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ना, ये जो है मगधी एवं गंधारी जैसी विभिन्न प्राकृत भाषा में लिखेंगे, और प्राकृत को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया, आपको पता है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, पाली नहीं प्राकृत भाषा में। और ब्राह्मी लिपि उनके शिलालेखों में प्रयुक्त मुख्य लिपि थी, तो ये सही है। तो ऑप्शन में केवल एक गलत है इसमें।
नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के उदय के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? क्षेत्र में लौह खदानों की उपस्थिति, गंगा तथा उनकी सहायक नदियों की उपस्थिति, मगध द्वारा आह सिक्कों का प्रयोग या युद्ध में हाथियों का उपयोग। 45 पूछ रहा कौन सा कथन सही उत्तर चुनाव करिए। 1 2 3 2 4 1 2 3 4 या 3 4। इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है। 46 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुषाणों की दूसरी राजधानी थी बनी और यह धार्मिक केंद्र थी जहां जैन बौद्ध एवं हिंदू धर्म की उपस्थिति थी। ऊपरी में से निम्नलिखित में से किस शहर का वर्णन किया गया? द्वारका, मथुरा, वृंदावन, विजयपुरी। तो ये वर्णन किया गया है जो है मथुरा का। ठीक है। नेक्स्ट है 47 प्राचीन भारतीय इतिहास के व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में बेरी, गाजर, सोपारा और मेडू जैसे शब्दों को किस रूप में जाना जाता है? गांव से कर का संग्रह, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह, साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज, व्यापारियों को गिल्ड प्रणाली। तो यह थी समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। गुप्तों ने दक्कन के वाकाटक राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महिलाओं को समानता भूमि जैसे संसाधनों तथा स्वतंत्र रूप से पहुंच की स्वायत्ता नहीं थी। कुछ भूमि अनुदानों को राजा को भू राजस्व एवं अन्य शुल्क भुगतान करने से छूट प्रदान की गई थी। कौन सा कथन सही? केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो सभी के सभी कथन सही हैं। यह यात्री है जिस देश से आए थे उनके बारे में है। ये है अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता मोरक्को या फ्रांस को बर्नियर फ्रांस से। कौन सुमेलित है? केवल 1, केवल 2 या सभी तीनों? कोई नहीं। जी इसमें सभी के सभी सुमेलित हैं। उज़्बेकिस्तान का ओरिजिन से आया था। ठीक है। और है चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। चिश्ती संप्रदाय का नाम इसके संस्थापकों के नाम पर रखा गया है था। सलीम चिश्ती गरीब नवाज के नाम से लोकप्रिय थे। चिश्ती परंपरा के संतों ने राजनीतिक सत्ता से पूर्ण दूरी बनाए रखी। उपरोक्त में कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2 या सभी तीनों? कोई नहीं। इसमें देखिए सभी के सभी जो हैं ये गलत हैं क्योंकि संस्थापक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, ये गलत है। अधिकांश सूफी वंशों का इसमें गलत पूछ रहा है ना, कौन सा गलत है? ठीक है सभी तीनों है क्योंकि संस्थापक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, ना कि चिश्ती संप्रदाय का नाम इनके संस्थापकों के नाम पर रखा गया था। संस्थापकों ने व्यक्तियों के नाम पर रखा गया था। चिश्ती संप्रदाय का नाम उनके मूल स्थान के नाम पर रखा गया था जो कि मध्य अफगानिस्तान में चिश्त शहर के नाम पर है, तो उनके मुख्य स्थानों के नाम से। सलीम चिश्ती गरीब नवाज के नाम से लोकप्रिय थे। तो देखिए ख्वाजा निजाम मोइनुद्दीन ना कि सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन जो थे वो जो है सलीम चिश्ती मतलब नवाज के नाम से लोकप्रिय थे। और चिश्ती परंपरा के संतों ने राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखी थी। जी नहीं, चिश्ती जो थे सांसारिक शक्ति से दूरी बनाए रखना शामिल था। लेकिन जो थे हालांकि ये किसी भी तरह के राजनीतिक सत्ता से पूर्ण अलगाव की स्थिति में नहीं थे। वैसे दूरी बनाते थे लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो तीनों के तीनों गलत है। और 51 है 9वीं शताब्दी में अलवार और नैनार केवल उच्च जाति में से हुआ करते थे। प्रारंभिक भक्ति संत बौद्धों और जैनों के कट्टर आलोचक थे। नालायिर देवी प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। कितने कथन सही? केवल 1, केवल 2 या सभी तीनों? कोई नहीं। तो इसमें जो है केवल 2 सही है। पहला गलत है क्योंकि 7वीं से 9वीं सदी में जो है धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ जिसका नेतृत्व नैनार मतलब शिव भक्त से होते थे और अलवार जो है वो जो होते थे विष्णु भक्त के होते थे जो सभी जातियों से हुआ करते थे। तो ये गलत है, बाकी दोनों सही है। और निम्नलिखित में से कौन सांची पर सबसे प्रारंभिक रचनाओं में से एक भीलसा टॉम्स का प्रकाशक था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स फर्गुसन, वाल्टर इलियट और जॉन मार्शल। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम। 53 है बौद्ध ग्रंथ है संबंधित विषय है। विनय पिटक जो है विनय पिटक मठवासी व्यवस्था के लिए नियम और विनिमय था। अभिधम पिटक जो थे बुद्ध की शिक्षाओं से, शुद्ध पिटक दार्शनिक विषय था। इसमें कितने सुमेलित हैं? तो केवल 1 सुमेलित है, वो भी पहला। विनय पिटक मठवासी व्यवस्था के लिए नियम और थे। और इसमें पूछ रहा है अभिधम्म पिटक, देखिए अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक विषयों पर था ये इसका हो गया। शुद्ध पिटक बुद्ध की शिक्षाओं से था। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन।
ठीक है, वीडियो का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जितने क्वेश्चन हुए हैं उसमें से आपके कितने सही हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई क्वेरीज़ हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको जॉइन कर लीजिए, वहाँ पूछिए या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2025 की प्लेलिस्ट यूपीएससी 2025 नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको जॉइन कर लीजिए, उसमें बाकी सभी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।